कल्पना कीजिए, एक थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है, विलन पूरी तरह से हावी है, हीरो जमीन पर गिरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बस अब सब खत्म। बिल्कुल, एक टिपिकल बॉलीवुड एंडिंग की तरह। हाँ, लेकिन तभी आखिरी के 10 सेकंड में हीरो अचानक उठता है और पूरी कहानी पलट कर रख देता है। जो हार पक्की लग रही थी वो एक झटके में एक शानदार जीत में बदल जाती है। राइट? और दिलचस्प बात यह है कि बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हर रोज स्क्रीन पर चलने वाली सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। और शुरुआती ट्रेडर्स जब पहली बार इन लाल और नीली कैंडल स्टिक्स को देखते हैं ना, हाँ? तो उन्हें लगता है कि ये बस कुछ बेतरतीब रेखाएं हैं। हाँ, वो सिर्फ चार्ट्स लगते हैं। एक सिंगल कैंडल से बाजार के मूड का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग जाता है, लेकिन असली सस्पेंस तब खुलता है जब हम 2 या 3 दिन के कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एक साथ रख कर देखते हैं। हम वही असली कहानी बताते हैं। तो आज के इस डीप गाइड में हमारा मिशन भी यही है। आज हम वैसिटी बाय ज़ीरोधा के 8वें चैप्टर के नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं। हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और कैसे ये सिर्फ डेटा नहीं है। हाँ, कैसे ये बाजार के डर और लालच की एक जीती जागती कहानी है, और हम इसे इतनी आसान भाषा में डिकोड करेंगे कि जो बाजार में बिल्कुल नया है वो भी इस मनोविज्ञान को आसानी से पढ़ सके। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि लोग अक्सर इन पैटर्न्स को एक गणित के फॉर्मूले की तरह रटने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है ना? बिल्कुल। जबकि असल में ये चार्ट पर बनी सिर्फ आकृतियां नहीं हैं, ये बाजार में मौजूद खरीदारों, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, और बेचने वालों यानी बेयर्स के बीच चल रहे युद्ध के फुटप्रिंट्स हैं, उनके पैरों के निशान। मतलब ये हमें बताते हैं कि मैदान में कौन जीत रहा है। हाँ, जब हम सिंगल कैंडलस्टिक से आगे बढ़कर 2 या 3 दिन का डेटा देखते हैं ना, तो बाजार के मनोविज्ञान को साबित होने के लिए थोड़ा और समय मिल जाता है। राइट, क्योंकि कोई भी बदलाव रातों रात तो नहीं होता। एकदम सही। और मल्टीपल कैंडल्स उस बदलाव की एक बहुत ही ठोस तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए सीधे युद्ध के मैदान में चलते हैं और उस पैटर्न से शुरुआत करते हैं जो गिरावट को तेजी में बदलता है, जिसे बुलिश एनगल्फिंग कहा जाता है। बुलिश एनगल्फिंग नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, बुलिश एनगल्फिंग, लेकिन अगर हम इसे एक रस्साकुशी के खेल की तरह समझें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल, एक टग ऑफ वॉर। हाँ, मान लीजिए बाजार एक डाउन ट्रेंड में है, लगातार गिर रहा है। बेयर्स यानी बेचने वाले पूरे जोश में हैं और रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जो पहला दिन है, जिसे हम P1 कहेंगे, वो एक लाल कैंडल के रूप में बंद होता है। ये लाल रंग चीख चीख कर कह रहा है कि बेयर्स का पड़ला भारी है। सही बात है। लेकिन फिर आता है दूसरा दिन, यानी P2। इस दिन अचानक बुल्स दोगुनी ताकत से रस्सी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और चार्ट पर एक बहुत लंबी नीली कैंडल बन जाती है। बिल्कुल, जो पिछले दिन की उस लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, या कहें तो एनगल्फ कर लेती है। एक ही दिन में सारा खेल पलट जाता है। रस्साकशी का ये उदाहरण बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक पेच है। बाजार में ये सिर्फ रस्सी खींचने की बात नहीं है, ये थकावट और अचानक लगे झटके का मनोविज्ञान है। शॉक वैल्यू। हाँ, शॉक वैल्यू। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जब बाजार लगातार गिर रहा होता है तो बेयर्स बहुत आश्वस्त होते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। P1 के दिन भी वो एक नया निचला स्तर बनाते हैं और उन्हें लगता है कि अगले दिन भी यही कहानी दोहराई जाएगी। उन्हें लगता है जीत पक्की है। लेकिन P2 के दिन बाजार शायद पिछले दिन के आसपास ही खुलता है, नीचे जाने की कोशिश भी करता है, पर तभी अचानक भारी मात्रा में खरीदारी शुरू हो जाती है। और ये कोई मामूली खरीदारी नहीं होती। नहीं, ये इतनी बड़ी होती है कि कीमत पिछले दिन के ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर जाकर बंद होती है। अब जरा बेयर्स के नजरिए से सोचिए। जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, उन्हें अचानक भारी नुकसान दिखने लगता है। एग्जैक्टली, उनमें भगदड़ मच जाती है, वे अपनी पोजीशंस काटने लगते हैं और इससे बाजार और भी तेजी से ऊपर भागने लगता है। हाँ, ये जो शॉक वैल्यू है ना, यही बुलिश एंगल्फिंग को इतना ताकतवर बनाती है। ये शॉक वैल्यू वाली बात तो सच में बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रही थी और जो अक्सर नए लोगों को भी कंफ्यूज कर देता है। बताइए। जब हम कहते हैं कि दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया, तो इसका दायरा क्या है? मतलब कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली लकीरें होती हैं, जिन्हें हम शैडोज कहते हैं। हाँ, शैडोज या विक्स। क्या उन शैडोज को भी पूरी तरह निगलना जरूरी है, या सिर्फ बीच का जो मुख्य हिस्सा है, रियल बॉडी,
उसे निगलना ही काफी है। देखिए, किताबी ज्ञान और असली बाजार के अनुभव में यहीं पर फर्क आता है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग जो बिल्कुल सख्त नियमों पर चलते हैं वो कहेंगे कि हाँ, शैडोज को भी पूरी तरह से अंदर होना चाहिए। पर असल बाजार तो ऐसा नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। बाजार कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हर चीज मिलीमीटर के हिसाब से परफेक्ट हो। अनुभव यही बताता है कि अगर P2 की नीली कैंडल ने P1 की लाल कैंडल की सिर्फ रियल बॉडी को पूरी तरह से निगल लिया है तो वो काफी है। हाँ, तो वो एक मान्य बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। हमें ये देखना होता है कि ओपन और क्लोज की जो मुख्य लड़ाई है उसमें बुल्स ने बियर्स को पछाड़ा है या नहीं। समझ गई। क्योंकि शैडोज तो सिर्फ दिन के दौरान की वोलेटिलिटी या अस्थिरता दिखाते हैं। सही कहा। जबकि रियल बॉडी दिन का असली रिजल्ट बताती है। इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। राइट। चलिए, पैटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन अब बात आती है एक्शन की। मतलब ट्रेड लेना कब है और रिस्क को कैसे मैनेज करना है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। हमारी सोर्स मटेरियल में DLF का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। चार्ट में P1 का सबसे निचला स्तर 158.5 था और वो कैंडल 160 पर बंद हुई। और अगले दिन P2 की जो नीली कैंडल थी उसने 169 पर क्लोजिंग दी। अब यहाँ दो तरह की अप्रोच सामने आती हैं। रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले। बिल्कुल। एक वो है जो रिस्क लेने को तैयार है, वो P2 के दिन ही, मतलब बाजार बंद होने से ठीक पहले करीब 3:20 पर अपना ट्रेड ले लेते हैं। और दूसरे वो जो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। हाँ, वो अगले दिन यानी तीसरे दिन का इंतजार करते हैं, ये देखने के लिए कि बाजार सच में ऊपर जा रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ एक कैच है। वही तो। सिप्ला का भी एक ऐतिहासिक उदाहरण है जहां एक बहुत ही परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था। लेकिन वहां जिसने रिस्क से बचने के लिए एक दिन का इंतजार किया, उसके हाथ से पूरी रैली ही निकल गई। एग्जैक्टली। तो शुरुआती ट्रेडर्स के लिए ये दुविधा बहुत बड़ी है। अगर मल्टीपल कैंडल्स में पहले ही 2 दिन का इंतजार हो चुका है तो क्या यहाँ तीसरे दिन रिस्क लेना बेहतर है? ये दुविधा हर ट्रेडर के सफर में आती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बाजार ने अपनी दिशा बदलने के लिए पहले ही 2 दिन का समय ले लिया है। तो वो अपने आप में कंफर्मेशन है। बिल्कुल। जब 3:30 बजे के आसपास ये साफ हो जाता है कि नीली कैंडल पूरी तरह से लाल कैंडल को निगल रही है, तो बाजार का मनोविज्ञान पहले ही बदल चुका होता है। राइट। इसलिए अनुभव यही सिखाता है कि ऐसे पैटर्न्स में P2 के दिन ही 3.20 पर दांव लगाना ज्यादा तार्किक है। अगर हम तीसरे दिन का इंतजार करते हैं तो कीमत अक्सर इतनी ऊपर खुलती है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड का अनुपात पूरी तरह बिगड़ जाता है, जैसा सिप्ला के मामले में हुआ। हाँ, जब कीमत बहुत ऊपर निकल जाती है तो उसे खरीदना एक महंगा और रिस्की सौदा बन जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो अगर वो 3:30 बजे वाली एंट्री गलत साबित हो गई तो बाजार में कुछ भी हो सकता है। यहीं पर अनुशासन काम आता है। स्टॉप लॉस का नियम बहुत ही सख्त और स्पष्ट है। वो क्या है? P1 और P2 इन दोनों में से जिसने भी सबसे निचला स्तर छुआ है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे DLF वाले उदाहरण में वो 158.5 का स्तर था। बिल्कुल। इसके पीछे भी गहरा मनोविज्ञान है। वो निचला स्तर वो जगह है जहां से बुल्स ने बाजार को पलटा था। मतलब वो उनका गढ़ है। सही कहा। अगर बाजार वापस उस स्तर को तोड़कर नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि बुल्स का पूरा प्रयास फेल हो गया और बेयर्स फिर से हावी हो गए हैं। और तब कोई उम्मीद नहीं बचती। चुपचाप अपना नुकसान बुक करना और बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ये बहुत क्लियर है। यानी नीचे से बाजार कैसे पलटता है वो तो समझ आ गया, लेकिन तब क्या जब बाजार आसमान छू रहा हो? अप ट्रेंड के टाइम पर? हाँ, जब लोगों को लगे कि अब तो सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। क्या ऊपर पहुंचकर ओवर कॉन्फिडेंस में बुल्स भी यही गलती करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और शायद यही हमें बियरिश एंगल्फिंग की तरफ ले जाता है। जी हाँ, बाजार में गुरूर किसी का नहीं टिकता। बियरिश एंगल्फिंग ठीक बुलिश एंगल्फिंग का आईना है, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा। और ये हमेशा अपट्रेंड के टॉप पे बनता है ना? हाँ, जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो एक यूफोरिया होता है, एक जश्न का माहौल, जहाँ सबको लगता है बाजार कभी नहीं गिरेगा। एग्जैक्टली। P1 के दिन एक मजबूत नीली कैंडल बनती है जिससे लगता है कि कोई भी बाजार को गिरने नहीं देगा। P2 के दिन बाजार और ऊंचे स्तर पर खुलता भी है, लेकिन कहानी वहीं से पलट जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाजार ऊपर खुला, लोगों को लगा और ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक से सेलिंग प्रेशर आ जाता है और एक लंबी लाल कैंडल बनती है जो पिछले दिन की पूरी बढ़त को धोकर रख देती है। हमारे सोर्स में अंबुजा सीमेंट्स के पुराने चार्ट्स का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, वो 2 पैटर्न्स वाला केस। राइट।
उस चार्ट में ये पैटर्न 2 बार बना था। पहला पैटर्न उन लोगों के लिए फेल हो गया जिन्होंने तुरंत एंट्री ली थी। लेकिन जो रिस्क नहीं लेते वो बच गए। हाँ, लेकिन जो दूसरा पैटर्न बना वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। दूसरे पैटर्न में P1 का हाई 220 था और P2 का हाई 221 था। यानी स्टॉप लॉस 221 पर तय हुआ। बिल्कुल, और उसके बाद कीमत तेजी से नीचे गिरी। तो एक ही चार्ट पर एक पैटर्न फेल हुआ और दूसरा चल गया। ऐसा क्यों? ये बाजार को एक बड़े परिदृश्य से देखने वाली बात है। पहला पैटर्न इसलिए फेल हुआ होगा क्योंकि शायद वो एक बहुत ही छोटे अपट्रेंड के बाद बना था। मतलब ट्रेंड में थकावट नहीं आई थी। एकदम से। बेरिश एनगल्फिंग की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उससे पहले का अपट्रेंड कितना लंबा और थकाने वाला था। अगर बाजार लगातार कई दिनों से भाग रहा है तो बुल्स की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में जब P2 पर लाल कैंडल बनती है तो वो महज एक गिरावट नहीं होती, वो एक पैनिक बटन होती है। बिल्कुल। जो बड़े खिलाड़ी नीचे से खरीद कर बैठे थे वो अचानक अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। ये अचानक आई भारी बिकवाली उस जश्न के माहौल को एक झटके में डर में बदल देती है। समझ गई। और जहां तक अंबुजा सीमेंट्स की बात है, वो 221 का स्टॉप लॉस इस बात की गारंटी था कि अगर बाजार इसके ऊपर गया तो हम मान लेंगे कि हमारा एनालिसिस गलत था। स्टॉप लॉस सच में एक ढाल की तरह काम करता है। बिना ढाल के आप युद्ध में नहीं जा सकते। सही बात है। अच्छा, बाजार में डर तो आ गया, लेकिन क्या होगा अगर इस डर में हम थोड़ा कंफ्यूजन भी मिला दे? ओहो, वो तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना? इसे हम डोजी की मौजूदगी कह सकते हैं। ये किसी सस्पेंस मूवी के उस पल की तरह है जहां दर्शकों को पता ही नहीं होता कि हीरो बचेगा या नहीं। हाँ, वो एक परफेक्ट तूफान होता है बाजार के लिए। सॉस मटेरियल में क्योर्न का एक चार्ट है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो उदाहरण बहुत क्लासिक है। मतलब मान लीजिए कि एक बहुत ही शानदार अपट्रेंड चल रहा है, फिर अचानक P2 के दिन एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। जैसा कि हमने अभी समझा, इससे बुल्स के खेमे में घबराहट फैल जाती है, पैनिक आ जाता है। हाँ। लेकिन फिर तीसरे दिन यानी P3 को बाजार एक डोजी बनाता है। डोजी का मतलब है कि कैंडल जहां खुली लगभग वहीं पर बंद हो गई, एक प्लस के निशान जैसी। राइट, जो बाजार में असमंजस या अनिश्चितता को दिखाती है। तो अगर हम घबराहट में अनिश्चितता जोड़ दें, पैनिक प्लस अनसर्टेनिटी, वो तबाही है। क्योर्न के चार्ट में ठीक यही हुआ और डोजी के अगले ही दिन बाजार धड़ाम से गिर गया। एक बहुत लंबी लाल कैंडल बनी। इस कॉम्बिनेशन के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इसे सिर्फ आकृतियों की तरह न देखकर बाजार के खिलाड़ियों की नजरों से देखिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इनगल्फिंग पैटर्न ने बाजार में डर का बीज तो बो दिया। बुल्स को एक जोरदार तमाचा पड़ा, लेकिन वो तुरंत हार नहीं मानना चाहते। वो पलटवार करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तीसरे दिन वो एक आखिरी कोशिश करते हैं बाजार को ऊपर ले जाने की। दूसरी तरफ बेयर्स उसे नीचे धकेलते हैं। दिन के अंत में बाजार वहीं बंद होता है जहां खुला था। यही डोजी है। यानी कोई भी नहीं जीता उस दिन। बिल्कुल। और डोजी ये दिखाती है कि बुल्स की वो आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और थके हुए हैं। अब जरा सोचिए, हाँ, जब बाजार में पहले से डर का माहौल हो और उस पर से ये स्पष्ट हो जाए कि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, तो इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो यही होगी कि भाई जो कुछ बचा है उसे समेटो और बाहर निकलो। बिल्कुल सही। जब अनिश्चितता हद से गुजर जाती है तो लोग सबसे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, और वो है बिकवाली। वो अपनी पोजीशंस खाली करने लगते हैं। और इसीलिए डोजी के बाद इतनी बड़ी तबाही आती है। हाँ, ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग पैटर्न्स, एनगल्फिंग और डोजी को मिलाकर देखने से बाजार का एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक नजरिया मिलता है। मतलब हमें कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है। बिल्कुल। एक सिंगल पैटर्न कभी-कभी धोखा दे सकता है, लेकिन जब कई पैटर्न्स एक साथ एक ही कहानी कहने लगे तो उसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बात तो है। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि दूसरी कैंडल पहली को पूरी तरह यानी 100% निगल रही है, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश। लेकिन बाजार हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। बाजार में ग्रे एरियाज बहुत होते हैं। तो क्या होगा अगर दूसरी कैंडल पलटवार तो करे लेकिन पहली को सिर्फ आधा ही निगल पाए? क्या तब भी ये पैटर्न्स काम करते हैं? हाँ, करते हैं। और यहीं पर पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर की एंट्री होती है। चलिए इस गणित के छोटे से हिस्से को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। पियर्सिंग पैटर्न क्या है? पियर्सिंग पैटर्न को आप बुलिश एंगल्फिंग का छोटा भाई मान लीजिए। अच्छा। यानी अगर डाउन ट्रेंड में लाल कैंडल के बाद एक नीली कैंडल बने,
लेकिन वो लाल कैंडल को पूरी तरह कवर न कर पाए। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि लाल कैंडल की रेंज अगर 12 पॉइंट की थी, तो नीली कैंडल को कम से कम 6 पॉइंट यानी 50% से ज्यादा ऊपर आकर बंद होना चाहिए। एकदम सही। 50% से 100% के बीच। और ये 50% का जो जादुई आंकड़ा है ना, इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्व है। वो कैसे? इसे दुश्मन के इलाके में घुसपैठ की तरह सोचिए। अगर बुल्स पलटवार करते हैं और बियर्स को सिर्फ 20 या 30% पीछे धकेलते हैं, तो बियर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि वो अभी भी कंट्रोल में है। राइट, उन्हें डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही बुल्स 50% की रेखा को पार करते हैं, यानी आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, तो बियर्स के खेमे में खतरे की घंटी बजने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि वो अपनी जमीन खो रहे हैं। एग्जैक्टली। वो डार्क क्लाउड कवर में इसका ठीक उल्टा होता है। जहां बढ़ते बाजार में लाल कैंडल नीली कैंडल को 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम निगलती है। जी हाँ, ऊपर जाते बाजार में बियर्स अचानक घुसपैठ करते हैं और नीली कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को लाल रंग से ढक देते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों पैटर्न्स इंगल्फिंग जितने ताकतवर नहीं है, जहां 100% कब्जा हो जाता है, तो क्या इन पर ट्रेड करते समय रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा सख्त होना चाहिए? बिना किसी शक के इन पैटर्न्स में इंगल्फिंग जैसी 100% ताकत नहीं होती। इसमें थोड़ी गुंजाइश बाकी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए इन पैटर्न्स पर ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस का पालन और भी ज्यादा सख्ती से करना चाहिए। ये बात हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल की तरफ ले जाती है। मान लीजिए कोई ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठा है। एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक्स हैं। मान लेते हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक। आमतौर पर ये दोनों अक्सर एक जैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, क्योंकि सेक्टर एक ही है। अब स्क्रीन पर दिख रहा है कि उसी समय ICICI बैंक में पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि एक कमजोर पैटर्न है। राइट। और उसी वक्त HDFC बैंक में बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, जो कि बहुत मजबूत है। तो सामान्य नियम के अनुसार तो HDFC बेहतर है। देखने में तो यही लगेगा। तो क्या एक नए ट्रेडर को आंख बंद करके HDFC बैंक को चुन लेना चाहिए क्योंकि उसकी आकृति ज्यादा परफेक्ट है? यहीं पर एक रोबोट और एक स्मार्ट थिंकर का फर्क सामने आता है। अच्छा। अगर कोई सिर्फ किताबी ज्ञान पर चल रहा है तो वो तुरंत HDFC को चुन लेगा, लेकिन बाजार सिर्फ आकृतियों से नहीं चलता। तो फिर किस चीज से चलता है? ये संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से चलता है। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ पहेली का एक टुकड़ा है। तो इस संदर्भ में और क्या-क्या आता है? पेशेवर ट्रेडर्स हमेशा एक 6 पॉइंट चेकलिस्ट लेकर चलते हैं। इस चेकलिस्ट में कई चीजें हो सकती हैं, जैसे क्या वो पैटर्न एक बहुत मजबूत सपोर्ट लाइन के पास बन रहा है, क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। समझी। तो अगर हम इसे एक उदाहरण से देखें, मान लीजिए कमजोर पैटर्न वाला जो स्टॉक है यानी ICICI, वो चेकलिस्ट के 4 पॉइंट पूरे करता है, और जो मजबूत पैटर्न वाला HDFC है वो सिर्फ 3 पॉइंट पूरे करता है। तो क्या ICICI को चुनना समझदारी है? 100%। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही अपवाद शुरुआती लोगों को एक रोबोटिक ट्रेडर बनने से रोकता है और उन्हें एक स्मार्ट थिंकर बनाता है। बिल्कुल। पैटर्न्स हमें एक शुरुआती संकेत देते हैं, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चाहे वो एंगल्फिंग हो, पियर्सिंग हो या डोजी का वो तूफानी असर हो, ये सब सिर्फ डेटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बाजार का मनोविज्ञान कैसे बदल रहा है, ये समझने का एक शॉर्टकट है। ये शुरुआती ट्रेडर्स को बिना ओवरलोड हुए बाजार की भाषा पढ़ने की ताकत देते हैं। एकदम सही। और ये पैटर्न सिखाते हैं कि बाजार में पूर्ण निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती। हम केवल संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं। सही कहा। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो इन संकेतों को समझकर अपने जीतने की संभावनाओं को बढ़ा लेता है और स्टॉप लॉस के जरिए अपने रिस्क को कंट्रोल में रखता है। संभावनाओं की इसी बात पर आज की इस चर्चा का अंत एक ऐसे विचार के साथ करते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले खुद विचार कर सके। बिल्कुल, बताइए। कल्पना कीजिए कि चार्ट पर एक परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है जो साफ साफ बता रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन अचानक रात में दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी राजनीतिक घटना घट जाती है जिसका बाजार से कोई सीधा लेना देना नहीं था, और अगले दिन वो पूरा परफेक्ट पैटर्न फेल हो जाता है। ऐसा बाजार में अक्सर होता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये कैंडलस्टिक पैटर्न सच में भविष्य बताते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है जो बीते हुए कल के डेटा में पैटर्न ढूंढना चाहता है ताकि हमें लगे कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली डीप डाइव में।